पिछले 2 हफ्तों से भारत की सरकार का फोकस, कहें तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल वतन वापस कैसे लाया जाए। देश में सियासत चलते रही, कई नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर सवाल भी उठाया, लेकिन सरकार चुपचाप अपने मिशन में जुटी रही। अभी भी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि कैसे अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी सुरक्षित कराई जा सके। लेकिन इसी बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मंगलवार को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के एक बड़े नेता से दोहा में मुलाकात करी, या फिर यह कहें कि वो मुलाकात करने के लिए भारत के पास पहुंच गए। इस बैठक के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और बैठक का मुद्दा भी सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्दी भारत वापसी से जुड़ा था। लेकिन कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आप खुद तो तालिबान से वार्ता करते हो और विपक्ष को तालिबानी बताते हो। दिग्विजय सिंह तो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि यह मीटिंग अमेरिका के दबाव में की गई है। ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या इस बातचीत के बाद अब भारत आतंकवादी संगठनों को मान्यता दे देगा। सवाल है कि क्या भारतीयों की चिंता करने का मतलब तालिबान का समर्थन होता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तालिबान पर विपक्ष को मौका। आज का आर पार इसी पर। क्या वाकई भारत सरकार ने क्या तालिबान से वार्ता करी है? सच क्या है, झूठ क्या है, आज इस पटल पर हम सबके सामने रखेंगे। तो आज का आर पार वाकई जोरदार होगा। We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. तालिबान के नाम पर देसी घमासान का नया दौर शुरू हो गया है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। हालांकि खुद तालिबान की तरफ से इस मुलाकात की अपील की गई थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है, मंगलवार को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास टेनकजई से मुलाकात की। तालिबान के अनुरोध पर यह मुलाकात दोहा के भारतीय दूतावास में हुई। मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो, यह संदेश भी भारत की तरफ से दिया गया। तालिबान ने भी भारत की चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिया है। यानी मोदी सरकार का पूरा फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और अफगान नागरिकों की सुरक्षा पर था। लेकिन इस मुलाकात को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया, खुद तालिबान से दोहा में वार्ता करते हो और विपक्ष को तालिबानी बताते हो। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर सवाल पूछा, क्या तालिबान के साथ भारत की औपचारिक बातचीत से आतंकवादी समूहों को मान्यता मिलेगी? I want to know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? Because India is the chairman of sanction committee. Thirdly, if they don't do that, will the Modi government bring Taliban under UAPA terror list? If they are a terror organization, why are you talking to them? If they are not a terror organization, why are you banning their bank accounts? Why are you not recognizing their government? Make up your mind what it is. हमारी प्राथमिकता भारत है और भारत के नागरिक हैं। भारत के विरोध भी कहीं भी किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाएगा, उसके हम विरोध हैं, चाहे वह आतंकवाद हो, जो अन्य प्रकार की कोई भी घटना हो। अमेरिका और भारत दोनों की कहीं न कहीं पर विफलता है। हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, अमेरिका की इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपने अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि तालिबान कब काबुल पहुंच जाएंगे। सवाल है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो इस पर हमारे ही देश में सियासत करना, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करना कितना उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार बैठक का संपूर्ण सत्य क्या है। भारत नहीं बल्कि तालिबान के अनुरोध पर यह बैठक हुई है। बैठक का पूरा फोकस भारत के हित से जुड़ा था, यानी जो भारतीय प्रवासी भारतीय वहां फंसे हुए हैं, सरकार उनको जल्द और सुरक्षित वापस लेके आना चाहती है। याद करिए, जब से एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में गया है या फिर वहां पर जिस तरह के बम धमाके हो रहे हैं, उसके बाद स्थिति अनियंत्रित वहां हो गई है। भारत नहीं चाहता कि भारत के नागरिक वहां असुरक्षित रहे, उनको मारा काटा जाए, इसलिए यह वार्ता आवश्यक थी। मैं बढ़ता हूं आगे। बैठक पर सियासत भारतीयों की जान से खिलवाड़ जैसा है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स होगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि बहुत मैच्योर जवाब दिया था अधीर रंजन चौधरी ने कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो नेता बोल रहे हैं, अब जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो बड़े नेता बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उस पर एक गंभीर सवाल और चिंतन जरूर करना चाहिए। क्या भारतीयों की सुरक्षा की फिक्र करना सरकार की गलती है? इस सवाल के साथ मैं चर्चा को ओपन करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर हैं और अपनी बात को रखते हैं और संघ के भी जानकार है। मेरे साथ मुकेश शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ किशोर तिवारी है, नेता शिवसेना के। उन तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। भारत की सरकार ने जो वार्ता करी है, जो अब आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि आप बंद दरवाजे के साथ गुपचुप तरीके से तालिबान से चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष को तालिबानी कह रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए अमीश भाई इसमें तीन विषयों को मैं रखना चाहूंगा। पहला विषय है कि इतने गंभीर मसले पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो हिंदुस्तान में है, चाहे वो सरकार के पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सब में एक कॉन्सेंसस होना चाहिए, एक आम राय होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद भी ये नहीं हो पाया है, ये दुख का विषय है, नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए जहां तक भारत सरकार का दोहा में बातचीत का सवाल है, इंडियन एम्बेसी के अंदर जो बातचीत हुई है शेर मोहम्मद के साथ, भारत की सरकार ने खुद कहा है, एमईए ने खुद कहा है, ये बातचीत क्यों हुई है? एक ही कारण है, और वो कारण है किस प्रकार से जो हिंदुस्तानी तालिबान के शासन के अंडर में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और जो कुछ माइनॉरिटीज भी हिंदुस्तान के दोस्त हैं जो वहां फंसे हुए हैं और यहां आना चाहते हैं, कैसे सकुशल नेगोशिएशन करके उनको हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाया जाए। मैं आपको दो सिनेरियो देता हूं। ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर हिंदुस्तान की सरकार बातचीत नहीं करती, हिंदुस्तान की सरकार बिल्कुल अभी टैंकर लेकर खड़ी हो जाती, और खुदा न खास्ता हमारे भारतीय बंधुओं के ऊपर वहां पर कोहराम आ जाता अफगानिस्तान के अंदर, उनके जानो माल पे बन पड़ती और कुछ लोग जान खो बैठते, तो यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती भारत की सरकार ने बातचीत क्यों नहीं की, नेगोशिएशन क्यों नहीं किया। आज कई 100 लोग मारे गए, भारतीय मारे गए, भारत की सरकार को पहले से बातचीत करके इनको वापस लाना चाहिए। देखिए तो चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, इसमें चित और पट की बात ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर वो आतंकी संगठन है तो उससे बातचीत करने की क्या जरूरत है। क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए आतंकी संगठन हो, आप क्या यहां से टैंक लेके अभी वहां से लड़ाई शुरू करके जो 200-400 भारतीय वहां पर अभी फंसे हुए हैं उनको ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको डिप्लोमेटिक तरीके से, आपको कूटनीतिक तरीके से बिना खून बहाए, आपको क्या लगता है आप युद्ध शुरू कर देंगे तो वो हमारे नागरिकों को वहां छोड़ देंगे, प्रोटेक्शन देके रखेंगे? अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए अमित भाई बुरा मत मानिएगा, एक समय ऐसे था कि हिंदुस्तान में हम लोग कहते थे कि एक अमेरिकन लाइफ मैटर करता है। कोई अमेरिकन, अगर एक सिंगल अमेरिकन कहीं फंस जाता है विदेश में तो अमेरिका उसको निकाल कर ले आती है। आज अमेरिका वो नहीं कर पा रही है मगर इंडिया वो कर रही है। 13 अमेरिकन जाने चली गई, जो मराइन्स थे, जो उनके आर्मी के जवान थे, 13 अमेरिकन मारे गए, मगर एक एक हिंदुस्तानी को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, आज हिंदुस्तान ने उस आर्ट में अपने आप को आगे कर लिया है। बिल्कुल नेगोशिएशन होना चाहिए। और अंत में एक पॉइंट, मैंने कहा था 3 पॉइंट पे कहूंगा, अंतिम पॉइंट, क्यों आज फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे ओमर अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो हमें चिढ़ा रहे हैं। ये ओवैसी हमें जीभ चिढ़ा रहे हैं कि अच्छा तुम तो हमारे लोगों को जेल में डाल देते हो क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में कहते हैं, तो तुम हमें छोड़ते नहीं हो यहां पर, मगर तालिबान के साथ तो बड़े देखिए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने तो बोला कि तालिबान का दबाव था। कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं मुकेश शर्मा, अपने नागरिकों की सहायता करना, हमारे निहत्थे नागरिक जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालना,
तालिबान के आगे झुकना कैसे है, ये पर दिग्विजय सिंह ने कैसे कह दिया कि भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो बोला अमेरिका के दबाव में मोदी शाह सरकार कतार में तालिबान से पूर्व से ही चर्चा कर रही थी, अब ये झुकना कैसे, आप मुझे बताइए ना। अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, मुकेश शर्मा, झुकना कैसे है? हमारे अपने लोग ही तो है वो। मैं तीन बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। जिस विषय पर यह बात चल रही है, आपने कहा 2 सप्ताह हो गए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 सप्ताह भारत सरकार को भी हो गए और 2 सप्ताह इस देश को भी के मीडिया को भी हो गए कि तालिबान के अलावा, अफगानिस्तान के अलावा देश के अंदर बेअताशा महंगाई बढ़ रही है, किसान का खून निकल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, छोटा दुकानदार दुखी है, कारखानेदार दुखी है, देश बुरी हालत में है। 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा के सरकार ने कमा लिए। 6 लाख करोड़ में इस देश की निजी हमारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। आज तालिबान की आड़ में जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं, ये तालिबान संकट मोचक बन गया है इस सरकार का। पहले तो मुझे कष्ट है कि आज डिबेट इस बात पर होनी चाहिए थी कि जिस गरीब आदमी का सीधा 25 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ गया, 75 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया, उस पर आज ये डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन आज महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही है। एजेंडा यूपी चुनाव तक तालिबान चलेगा। विषय तो बताया था आपको मुकेश शर्मा जी, आज विषय तो आपको क्लियरली बताया था आज का विषय क्या है। अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दा तो यह भी है कि सेंसेक्स और निफ्टी बड़े उच्च स्तर पे पहुंच गए हैं, मुद्दा तो यह भी है कि हाईएस्ट एवर जीडीपी ग्रोथ हुई है, मुद्दा तो यह भी है कि हाईएस्ट एवर कोविड डोजेज हुई है। लेकिन देखिए मुद्दे तो कई हैं इस देश के अंदर, बिल्कुल आपने सही बोला। महंगाई का भी मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत दुख है। कांग्रेस के लिए और भी कई मुद्दे हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में यंग इंडिया के ऊपर सुनवाई भी थी, ये भी मुद्दा है। लेकिन देखिए मुकेश जी, मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, तालिबान के विषय पे दिग्विजय सिंह ने क्यों बोला भारत सरकार झुक गई? लाखों लाशें गंगा में तैरती रही, उस मुद्दे पे बहस हुई है। एक सेकंड देखिए मुकेश जी, मुकेश जी, अफसोस कांग्रेस का हेडक्वार्टर तय नहीं करता ना कि क्या डिबेट होगी। ये तो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, डिबेट होती है, किस विषय पर डिबेट होती है। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट करा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बोला, वो तो आपके सामने है। वो महंगाई पे ट्वीट करते, वो बोलते महंगाई के ऊपर, बोले महंगाई के ऊपर आप लोग। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबने दिखाई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन देखिए आज का विषय आपको पता है। अब आप तालिबान की डिबेट में महंगाई की बात करना चाहते हैं, महंगाई की डिबेट में तालिबान की बात करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं चलता ना मुकेश जी। मेरा निवेदन भी स्वीकार करिए, आपको मैंने 1.5 मिनट धारा प्रवाह बोल। मुकेश जी मेरा निवेदन, जानलेवा महंगाई है। अरे मुकेश जी, लोगों को महंगाई जान से मारेगी। जी जी जी, तालिबान तो क्या करेगा? देश आप कह रहे हैं तालिबान संकट मोचन बन गया है। अरे संकट मोचन तो एक ही है, वो है बजरंगबली। कोई और संकट मोचन नहीं हो सकता। उसके साथ उसकी शरण में आप भी जाइए, मैं भी जाता हूं। अरे बजरंगबली को, आप क्या बजरंगबली को तो मैं आ रहा हूं। हाँ तो बजरंगबली संकट मोचन, आप तालिबान को संकट मोचन बना रहे हैं। देखिए हिंदुओं की एक आस्था है बजरंगबली के अंदर, वो उनको संकट मोचन कहते हैं। आप तालिबान को संकट मोचन कह रहे हैं तो मेरी आपत्ति उस बात संकट मोचक भी। अरे मीडिया बना रहा है, मीडिया। अरे मीडिया कहां संकट मोचन होगा? मीडिया तो संकट है सबके लिए। अरे मीडिया तो सरकार के लिए भी संकट पैदा करता है, आपके लिए भी संकट पैदा करता है। मीडिया तो खबर चलाता है, लेकिन संकट मोचन आप तालिबान को संकट मोचन कैसे कह सकते हैं? साकिब तालिबान तो संकट है। हाँ महाबली उसका संकट, हर महाबली हमारे लिए संकट मोचन है, लेकिन तालिबान संकट मोचन नहीं है। नहीं, देखिए ये धारणा है। बीजेपी महंगाई पर चर्चा ना हो, इसलिए तालिबान तालिबान तालिबान। देखिए विषय जो है उसी पर संबित जी ने 3 बातें कही हैं, 3 बातों का जवाब दे रहा हूं। जी उस विषय पर आइए। संबित जी ने 3 बातें कही हैं। जी 30 सेकंड आपके बचे हैं, बोलिए। आ रहा हूं। संबित जी ने कहा है कि दोहा के अंदर मीटिंग विदेश मंत्रालय की कंसेंट से हुई है, भारत सरकार की कंसेंट से हुई है। आपने भी दलील दी है कंसेंट से हुई है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस सरकार की विदेश नीति और नीयत दोनों में खोट है। विदेश नीति और नियत जब तक सही नहीं होगी, जब तक इसी तरीके से सवाल उठते रहेंगे। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं और देश ये जानना चाहता है
विदेश नीति में कि आज जी जिस तरीके से तालिबान को मान्यता दी है, किन शर्तों पर दी है आपने? नहीं, मान्यता भी दी। आप संयुक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे थे। आपने अगर कंडीशनल मान्यताएं दी हैं, आप देश की जनता को बताएं। मैं अब जरा मुझे टोकिए नहीं बीच में, मैं अफगानिस्तान में जवाब दे रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एनडीए का इतिहास विदेश नीति के मामले में अच्छा नहीं रहा है। मसूद अजहर को इसी एनडीए सरकार के शासन में, पिछले शासन में बाकायदा छोड़कर आया गया था। बकौल जसवंत सिंह जी की किताब, उसके बदले में पैसा भी दिया गया था। पैसा देना, जेल से आतंकवादी को बिठाकर, हवाई जहाज में बिठाकर बाकायदा कंधार छोड़कर आना, उसको सौंप कर आना, ये इसी एनडीए की सरकार कर चुकी है। इसलिए ये हमें शिक्षा ना दें, हमें पाठ ना पढ़ाएं। ठीक है जी, अब आप बोल लिए, लगातार आप बोल लिए, अब आप बोल लिए। आपने तालिबान को संकट मोचन भी बोला, आपने बोला कि एनडीए की विदेश नीति में शुरू से ही खोट रही है, उसका भी जवाब दिया ना आपने। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के संदर्भ में भी चर्चा करी। अब जवाब सुन लीजिए। देखिए मुकेश जी, अच्छी चर्चा तभी होती है जब एक दूसरे को सुना जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं संबित आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली मुकेश जी, आपने बोला खोट है एनडीए की मौजूदा सरकार की विदेश नीति में। क्या खोट है? एक पॉइंट अगर आप या 2 पॉइंट बता सके, क्या खोट है विदेश नीति में? किस विषय में आपने बोला खोट क्या है? किस संदर्भ? आपने जिस दिन तालिबान जी, ये बता रहा हूं, जिस दिन तालिबान ने वहां पर अफगानिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाई शुरू करी जी, आप 15 दिन आज से पहले तक, कल तक अमीश देवगुन जी भी और इस देश का पूरा मीडिया भी तालिबान को इस तरीके से आतंकवादी कह रहा था कि दुनिया के अंदर इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। आज हम तो आज भी आतंकवादी, हम तो तालिबान को आज भी आतंकवादी मानते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और चैनल कुछ भी दिखा रहा हो। देश में कई चैनल हैं जिनको मसूद अजहर भी आतंकवादी नहीं दिखता, लेकिन मुझे तो आतंकवादी दिखता है। लेकिन उनसे बात भी करेगी, ठीक है। और इस देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए आप देश के लोगों को मूर्ख बनाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। नहीं, कोई देश के इसमें तालिबान के साथ देश के अल्पसंख्यक कैसे आ गए? सिख अल्पसंख्यक है, उनका तालिबान से क्या मतलब है? जैन अल्पसंख्यक है, उनका तालिबान से क्या मतलब है? बौद्ध अल्पसंख्यक है, उनका तालिबान से क्या मतलब है? मुसलमान अल्पसंख्यक है या फिर सेकंड बड़ी मेजॉरिटी है, उनका तालिबान से क्या मतलब है? सरकार सही दिशा में फैसला ले। संबित पात्रा, संकट मोचन है, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है। जवाब पहले दिन का, ठीक है। अब जवाब सुन लीजिए मुकेश। नॉन स्टॉप ही आप लोग बात कर रहे हैं। मुकेश जी निवेदन स्वीकार करिए। संबित अब आपकी टर्न है, बोलिए संबित जी, बोलिए प्लीज, बोलिए संबित जी, बोलिए। अंडर टेबल कोई डील तो नहीं हो रही है? अंडर द टेबल डील बताएंगे संबित पात्रा। संबित पात्रा, अंडर द टेबल कोई डील तो नहीं है, और तालिबान संकट मोचन है, वैसे तो महाबली होते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि अंडर द टेबल डील क्या होता है मैं बताता हूं। महंगाई से ध्यान अंडर द टेबल, मुकेश जी ऐसे बीच बीच में बोल के काम नहीं होता मेरी चर्चा में। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, मैं माफी के साथ बोलता हूं, माजरत के साथ बोलता हूं। एक एक विषय पे सब बात बोले। आपने 6 मिनट बोला मुकेश जी, आपको सुना गया। जवाब सुनिए। मेरे तो 2 मेहमान और हैं जो अभी तक बोले नहीं है। डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, अंडर द टेबल डील क्या होता है मैं बताता हूं। अंडर द टेबल डील होता है जब 2008 में मां बेटे जाकर के चीन में एक एमओयू साइन करके सी जिनपिंग के साथ आते हैं। अंडर द टेबल डील होता है जब डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय चीनी टेंट के नीचे राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अंडर द टेबल तो क्या, ओवर द टेबल डील होता है जब इनके एक बड़े पूर्व मंत्री पाकिस्तान में जाकर साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और वहां के एंकर को कहते हैं अब मोदी को हटाना होगा। पाकिस्तान के एंकर और पाकिस्तान की सरकार को कहते हैं कि अब मोदी को हटाना होगा। ये तो वहां का एंकर परिपक्व था जिसने कहा हम मोदी को कैसे हटाएंगे, वो तो आप ही हटा सकते हैं। तो ये होते हैं डीलिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी 6 मिनट में से 3 मिनट तो महंगाई, पेट्रोल, डीजल सब पे बोला। देखिए मुझे तो लगता नहीं है कि 2 बंदूकधारी आपने भेजे होंगे इनके घर पे, जो इनके पीछे खड़े होकर इनसे डिबेट करा रहे होंगे। आप तो इनको, मैं तो मानता हूं कि न्यूज 18 ने और आपने इनको जबरदस्ती लाके यहां बैठाया नहीं होगा। किसने कहा था इन कांग्रेसियों को कि आके इस विषय पे डिबेट करे? अगर ये विषय इतना गौण है, इस विषय पे डिबेट नहीं होना चाहिए, तो कोई बंदूकधारी तो है नहीं इनको बैठाने वाला। तीसरी बात है, एक बड़ी बात जो इन्होंने कही और आपने देखा नहीं, सुना नहीं इस विषय को अमीश भाई, इन्होंने कहा यूपी के चुनाव तक आप इसी विषय पे डिबेट करेंगे, और अंत में कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों को इससे खतरा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
प्रमोद कृष्णन जी 4 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि इससे चुनाव पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इससे कांग्रेस की स्टैंड कमजोर हो जाएगी। और अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव का असर पड़ने वाला है। ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संकट मोचक तक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया। आप बताइए, ये भारत के अल्पसंख्यकों का तालिबान से क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि तालिबान अगर ज्यादा दिखाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के नतीजे अच्छे नहीं होने वाले हैं? ऐसा क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? मैं बार बार बताता हूं कारण क्या है। मैं बीच में नहीं बोला था साहब, 6 मिनट तक धैर्य के साथ और शांति के साथ सुना था, बीच में कभी नहीं बोला। देखिए, मैं बताता हूं कारण क्या है। क्योंकि इन लोगों ने आप याद करिए, राहुल गांधी लंदन में जाके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को कहती है, दिस गवर्नमेंट इज लाइक द मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ सीरिया। सीरिया में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो दाइश है, जो आईएस है, उसके साथ राहुल गांधी जी ने भारत की सरकार को कंपेयर किया था। तो स्वाभाविक है ये लोग अपीजमेंट के लिए जिस प्रकार से तालिबान की हर खबर से बचना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तालिबान को ब्लैकआउट कर दिया जाए, किसी भी न्यूज में दिखाया ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर खराब असर पड़ता है। क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं, ये जानते हैं कि कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता है जो तालिबान कर रहा है, और ये जानते हैं अगर ये तालिबान के खिलाफ बोलेंगे, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे, शरिया कानून के अंतर्गत जो सब हो रहा है उस पर अगर ये बोलेंगे तो इनके वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। तभी तो बार बार उत्तर प्रदेश का चुनाव का तालिबान से क्या लेना देना है। अमीश भाई प्लीज, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, मुकेश जी खुद जवाब देंगे। मुकेश जी क्या लेना देना है? लगातार बोल रहे थे, मैंने उसे अनसुना कर दिया हो। लेकिन मुकेश जी, आपने बोला कि मीडिया जो है वो तालिबान को ही दिखाएगा। देखिए, इतना वैशी और दरिंदगी हो रही है तालिबान के अंदर, दुनिया का मीडिया उसी को दिखा रहा है, दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी तालिबान की चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? कांग्रेस पार्टी तालिबान पर ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में जा सकती है, आप एक बतौर प्रवक्ता शामिल हो सकते हो, लेकिन आप कहते हैं कि उसको वहां पर जो वैश्यगी और दरिंदगी हो रही है, औरतों के साथ जो घिनौना काम हो रहा है, वहां पर लोग जो टायरों से कट कट के मरते जा रहे हैं, उनको दिखाया ना जाए, उसे कवर अप कर दिया जाए, क्यों? और यूपी चुनाव और तालिबान का क्या लेना देना है? दूर दूर तक तो कोई संबंध नहीं है। मैं बोलूं? जी सर मैं बोलूं? जी सर, 50 सेकंड। अमीश जी, हाँ 50 सेकंड खत्म कर रहा हूं। औरतों के साथ दरिंदगी हो रही है, वो सारी बात मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे यही तो पूछना है कि महिलाओं से दरिंदगी हो रही है, उस दरिंदगी के सवाल को भारत के राजदूत दोहा की मीटिंग में क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाया जा रहा है? भारत इतना कमजोर देश नहीं है, और कोई ऐसा पहली बार कोई आफत नहीं आ रही है। अगर इन्होंने ये तय कर लिया है कि जैसे मसूद अजहर को छोड़ आए थे कमजोरी दिखाकर और नोटों के बैग दे आए थे बतौर जसवंत सिंह जी, अगर उसी तरीके से करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत के लोग सुरक्षित आए। ये ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने पहले दिन कहा था, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको लेकर कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो दोहा की मीटिंग में इस सवाल को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं कहा गया तालिबान को ठीक है, अत्याचार कर रहे हैं? आप डबल स्टैंडर्ड की बात। वैसे आपने अगर ब्रीफिंग को पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है, वही प्राइम फोकस था मीटिंग का। संबित पात्रा, जवाब यूपी पर जवाब नहीं आया आपका मुकेश जी। संबित पात्रा 30 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड। आ रहा हूं यूपी पर। ठीक है, नहीं आप 50 सेकंड आपके हो गए, अब बाद में आइएगा, अब बाद में आइएगा। 50 सेकंड हो गए, 1 मिनट से ऊपर हो गया सर, प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित बोलिए। कि यूपी का चुनाव महंगाई जब तक ये आ रहे हैं तब तक मैं बोल लूं। ठीक है, बोलिए संबित, बोलिए आप। मेरी बारी है, मैं बोल तो लूं। बिल्कुल लड़िए, यूपी का चुनाव महंगाई पे लड़िए। अमीश भाई, मैं जरा बोल लूं, अगर इनका हो गया हो तो। देखिए, इन्होंने 3-4 बार मसूद अजहर की बात कही, यहां पर 3-4 बार इन्होंने जिस प्रकार से फ्लाइट हाईजैक हुआ था उसके बारे में कहा। आप खुद बताइए और दिखाइए भी, ऑल पार्टी मीटिंग में उस समय सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था? यह निर्णय ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ था। 200 से अधिक जो हिंदुस्तानियों को अपहरणकर्ताओं ने बंधक बना रखा था, उनको और उनके परिवार वालों को बचाने के लिए किस प्रकार से उस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, अभी सोनिया गांधी निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कह दे कि मैंने वाजपेयी जी से यह नहीं कहा था, मरते 200 हिंदुस्तानी मर जाते, आपको डीलिंग नहीं करनी थी, नेगोशिएशन नहीं करनी थी।
देखिए 200 से अधिक हिंदुस्तानियों को बचाने का काम उस समय की सरकार ने किया था, नेगोशिएट किया था। अभी भी किस प्रकार से हम हिंदुस्तानियों को बचा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। नंबर 2, इन्होंने बार बार कहा कि मीटिंग में महिलाओं का विषय क्यों नहीं उठाया जाता। अरे मीटिंग में हमने भारतीयों का विषय उठाया है, भारतीयों का विषय उठाया है। आप तो एक बार भी महिला, आप तो एक बार भी आतंक का विषय उठा नहीं सकते हैं। देखिए सरिया कानून को लेकर जिस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल वहां पर है, ये मुस्लिम ही कूद रहे हैं, फ्लाइट से मुसलमान ही कूद रहा है। ये फ्लाइट के आगे जो भागता हुआ दिख रहा है आदमी, वो मुसलमान है। ये तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, यहां डर का माहौल है। आप खुद बताइए, अगर यहां डर का माहौल है, लोग यहां क्यों आना चाहते हैं? आप लोग सदैव झूठ बोलते रहते हैं, कभी भी हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप केवल इसका उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव और हिंदुस्तान के मुसलमानों ठीक है मुकेश शर्मा, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं उत्तर प्रदेश में जवाब देने के लिए। देन किशोर तिवारी एंड संगीत रागी, प्रोफेसर रागी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय झूठी पार्टी है। संबित जी उसी पार्टी से आते हैं, इसलिए मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो कहेंगे वो सब ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग में वाजपेयी जी के समय में से क्या मतलब है? ये कहा गया था कि आप आतंकवादियों को छोड़ाएं। तालिबान का यूपी से, बिल्कुल आपने ऑल पार्टी मीटिंग में बोला। अधीर रंजन चौधरी को हमने भी दिखाया था, आनंद शर्मा को हमने भी दिखाया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यूपी का क्या मतलब है? तालिबान का यूपी से क्या लेना देना है? आपने जो बोला तालिबान और यूपी का क्या संबंध है? हाँ, ये मतलब है कि जब तक यूपी का चुनाव होगा, इसी तरीके से गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे और इस तालिबान के शोर में कोई डिबेट नहीं होगी। देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट रखो। अरे आप दोहा में मीटिंग कर रहे हैं, आप देश के लोगों को सुरक्षित लाइए। पर आप जिस तरीके से प्रोजेक्शन इसका यूपी चुनाव से क्या मतलब? आप मुद्दे उठाइए, प्रियंका जी मुद्दा उठाए, प्रियंका जी तो प्रभारी है वहां की, मुद्दा उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाए, राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबने दिखाया। लेकिन यूपी चुनाव से इसका मतलब क्या है? नहीं, तालिबान और यूपी चुनाव का मतलब क्या है? सपा के एक सांसद कहते हैं कि बिल्कुल बधाई देते हैं, पीस पार्टी कहती है कि हम शॉल उड़ाने जाएंगे, कांग्रेस पार्टी, यूपी कांग्रेस पार्टी पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रही है यूपी इलेक्शन और तालिबान में? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। What is the parallel between यूपी इलेक्शन एंड तालिबान? तालिबान का हमारे लोकतंत्र की प्रणाली से क्या लेना देना? और यूपी का चुनाव तो आज है नहीं, आपको क्या पता 2022 के अंदर ये होगा? फैलाकर महंगाई को, बेरोजगारी के मुद्दों को दबाया जा रहा है। ये क्या कम्युनिज्म फैल जाएगा? कम्युनिज्म डबल करने की बजाय देश के अंदर कम्युनिज्म कैसे फैल जाएगा तालिबान से? दबाया जा रहा है आज। नहीं, देश के अंदर कम्युनलिज्म कैसे फैल जाएगा तालिबान से? देश के अंदर कम्युनलिज्म फैलाकर? अरे कम्युनिज्म, तालिबान को अगर दिखाया जाएगा तो देश के अंदर कम्युनलिज्म कैसे फैल जाएगा? जिस तरीके से आप मॉब लिंचिंग कराते हैं, एक तरफ आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, हम कराते हैं, एक तरफ आप दोहा में मीटिंग कर रहे हैं। आप ये तालिबान के साथ हमें कंपेयर कर रहे हैं, हिंदुओं को। एक तरफ आप मॉब लिंचिंग आप हिंदुओं की कंपेरिजन तालिबान के साथ कर रहे हैं। आप हिंदुओं की कंपैरिजन तालिबान के साथ कर रहे हैं। अभी आप तालिबान को संकट मोचक कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं हिंदू लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। ने आप हिंदुओं का कंपैरिजन तालिबान से क्यों कर रहे हो? आप हिंदुओं को मॉब लिंचर क्यों बोल रहे हो? अगर आप हिंदुओं को मॉब लिंचर क्यों बोल रहे हो? विचारधारा है, आप मॉब लिंचिंग मतलब हिंदू तालिबान है, मतलब ये हिंदू तालिबान है जो ये अफगानिस्तान में हो रहा है, ये हिंदू करा रहे हैं। मतलब आप किसी को हिंदू करा रहे हैं अफगानिस्तान में। आपका कोई भी आदमी जो मतलब ये आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप ये अरे पहले तो ये शाब्दिक मॉब लिंचिंग आप बंद कर दो। इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश जी, आपका माइक है, हम भी सुन सकते हैं। आप इतना चिल्लाए ना, आराम से बात करें। आपने अभी कहा कि हम इंडिया मॉब लिंचिंग कराती है। आपने कहा इंडिया ने, आपने कहा कि इंडिया मॉब लिंचिंग कराती है, इसलिए तालिबान के विषय में क्या डिस्कशन मॉब लिंचिंग में बीजेपी के लोग शामिल हैं। आप हिंदुओं को कंपैरिजन तालिबान से करोगे। अभी आपने तालिबान को संकट मोचक कह दिया। मुझे तो अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम लोग इन लोगों से माफी क्यों नहीं मंगवाते हैं? तो आप आते क्यों हैं डिबेट में? अगर डाइवर्ट हो जा रहा है लोगों का ध्यान, तो आपको तो नहीं आना चाहिए। आप क्यों आए हैं इस डिबेट में? आपको लगता है इस डिबेट से अगर ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको मना कर देना चाहिए था। सच्चाई बता रहा हूं ना, नहीं, आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए था, आप ही डाइवर्ट हो गए। अच्छा, आप तालिबान पे डिबेट नहीं करेंगे मगर हिंदुओं को मॉब लिंचर बोलेंगे।
नहीं, हिंदुओं को क्या मॉब हुआ लिंचर नीमच बोलेंगे के आप। अंदर? आप अच्छा हिंदुओं ठीक है, को मैं गाली विषय देंगे। पर आता हूं। मैं देखिए विषयांतर हो रहा है। देखिए ना तो हिंदुस्तान का कोई कंपैरिजन तालिबान के साथ हो सकता है, ना किसी धर्म का, भारत के किसी धर्म का कंपैरिजन तालिबान के साथ हो सकता है। मुझे लगता है कि सोच है। एक सेकंड, तालिबानी सोच क्या है? तालिबानी सोच यह है कि जब इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं इस देश के अंदर कि तालिबान को बहुत बहुत बधाई, वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक और जनाब कहते हैं कि तालिबान का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो आ गया है तो हम तो वहां पर शॉल उड़ाने के लिए जाएंगे। आखिरकार तालिबानी सोच किसकी है ये जनता निर्णय करेगी, बिल्कुल समय पर जरूर करेगी और सोचेगी इसके बारे में। लेकिन विषय इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि तालिबान में जो जघन्य काम हो रहे हैं उसका कवर अप कैसे करा जाए। प्रोफेसर रागी, ये कोई समान, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब किशोर तिवारी, आप काफी देर से इंतजार करें। प्रोफेसर रागी, तालिबान और यूपी इलेक्शन में एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाता है। भारत सरकार चुपचाप बात कर रही है इसको लेकर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता बोलते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और अभी कुछ डिबेट में जो कुछ हुआ पिछले 25 मिनट के अंदर वो आपने सुना, जिसमें तालिबान को संकट मोचन की संज्ञा दे दी गई। देखिए, इसमें बहुत साफ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान, खासकर जो यूपी के मुसलमान हैं, उनकी भी मानसिकता वही है जो तालिबान की मानसिकता है। इसलिए तालिबान की आप जितना टेलीविज़न डिबेट में गरियाएंगे, ये गाली मूलतः आप भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दे रहे हैं। इससे पोलराइजेशन होगा और उस पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। यानी एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे भारत के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रही है। और आप देखिए कि ये कितनी चालाकी से खड़ा किया जा रहा है। यानी इसका एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों पर शक करती रही है, उनकी लॉयल्टी पर और उनके एक्सट्रीमिज्म को ये भी मानती है कि वो एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता के हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। दूसरी बात, जहाँ पर दोहा तक की मीटिंग की बात है, देखिए हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के समय कौन इस देश की विदेश नीति का संचालन कर रहा था। साहब 1962 में आप हार गए, इसके बावजूद भी आपने चाइना के साथ रिलेशन किसने मेंटेन करके जारी करके रखा। आप पाकिस्तान को 1/3 हिस्सा आप दे दिए, इसके बावजूद भी आप पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखे। ये सारे इतिहास की कवायदें हैं। जहाँ तक संकट मोचन का सवाल है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक राहुल गांधी हैं तब तक किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक राहुल गांधी बोलते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अभियान ऐसे ही सफल रूप से चलता रहेगा। जहाँ तक दोहा की बातचीत है, मैं फिर उसे कह रहा हूँ कि एक तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसके खिलाफ पूरी विश्व का जनमत आज एक साथ खड़ा है। लेकिन आप यह मत भूलिए कि तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया है और उस तालिबान के साथ आज चाइना भी आ गया है। कहीं न कहीं रसिया भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी चाहता है कि वह अपने राजनीतिक हितों की, राष्ट्रीय हितों को सफलता से अंजाम दे अफगानिस्तान में। आखिर अफगानिस्तान की लड़ाई में लड़ते हुए सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। तो ऐसी स्थिति में बातचीत करना कोई गलत बात नहीं है। और वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत बात कही। बातचीत करने का मतलब रिकॉग्निशन देना नहीं होता है। डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करना और या किसी मध्यस्थ अपने राजदूत से बात करने का मतलब ये कहीं नहीं है किसी एक राष्ट्र राज्य को दूसरे राष्ट्र राज्य के द्वारा मान्यता दे दी गई हो। जी, पॉइंट है आपकी बात में। मैं अब किशोर तिवारी का रुख करता हूँ। किशोर तिवारी, पहले तो माफी, आपके पास काफी समय बाद आ रहा हूँ, क्योंकि 26 मिनट बाद आ रहा हूँ, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या भारत की सरकार गलत कर रही है? हाँ, अभी देवगन जी मुझे मेरी पूरी बात रखने देना। जी 1.5 मिनट है। इतनी गंभीर चर्चा पे इतनी राजनीति और इतनी ओछी राजनीति से तो इसकी गंभीरता निकल गई। देखो कैसा है कि भारत सरकार की या सबकी ऐसी सोच थी कि काबुल तक तालिबान 25-30 दिन में पहुंचेगा। तो कुछ तथ्य है। एक तो तालिबानी संगठन यह आतंकी संगठन है, इसके लिए भारत की भूमिका तय है। लेकिन पहली बात, जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया तो कुछ तथ्य बाहर आए। जैसे आज एक तथ्य बाहर आया
अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि 15,000 अतिरेकी ट्रेंड कर पाकिस्तान ने दिए, और अभी मालूम पड़ा कि अमेरिका जाते वक्त पूरा लॉजिस्टिक छोड़ के चला गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास संकट बढ़ गया है। आज अमेरिका के भी प्रेसिडेंट ने कहा कि रशिया चीन अफगान का यूज न करे, तो हमने एक अच्छा काम किया। यूएनएससी के अंदर पहला रिजोल्यूशन पास किया कि अफगानिस्तान की जमीन तालिबान हमारे खिलाफ यूज न करे। दूसरी बात है कि वहां हमने 20 साल से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए, और महाराष्ट्र के तो इतने प्रोजेक्ट पे लोग हैं और इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि सबको हमारे विमान खड़े रह गए, हमारा सब कुछ खड़ा रह गया, और 3 दिन के अंदर ही गांधी साहब भाग गए और वहां सत्ता आ गई तालिबान की। अब वो भारतीय जिसमें महाराष्ट्रियन भी है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, उन सबको लाने का विषय है। कल दीपक मित्तल मिले, लेकिन वो जो अफसर वहां बैठे हैं दोहा में, वो भारतीय मिलिट्री एकेडमी में पढ़ के गए हैं, और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही कि हम भारत से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आज क्लियर कर रहा हूं, अमित देवगन, वहां कोई मान्यता प्राप्त सरकार है ही नहीं। सरकार कैसी रहेगी ये भी मालूम नहीं। पॉइंट ये है कि भारत सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है। जी बराबर है। अभी विदेश नीति के अंदर वहां के लोगों को लाना और अफगानिस्तान पे अंकुश रखना, तालिबानी सरकार पे अंकुश रखना, यही एक चीज है जो अमेरिका भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं, और शिवसेना भारतीयों को लाने के पक्ष में है। एक मैच्योर जवाब आपने दिया, एक स्पष्टता से मैच्योर जवाब दिया कि शिवसेना जो है वो भारतीयों को लाने के पक्ष में है और सरकार जो है वो कोई बैकरूम डील नहीं कर रही है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, मैं सीधा रुख करता हूं मुकेश शर्मा का। मुकेश शर्मा, इस विषय पे भी आप अलग थलग पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि भारत की सरकार के साथ सिर्फ बोलने के लिए दृष्टि से नहीं, खड़े होने का भी समय है? आप कह रहे हैं कि तालिबान संकट मोचक बन गया है, तालिबान जो है वो यूपी इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन तालिबान विषय भारतीय 8,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनको लाना प्रायोरिटी है। क्यों नहीं तालिबान पे चर्चा होनी चाहिए? मैं बोलूं जी। और जो बात प्रोफेसर रागी ने बोली कि बेसिकली आप अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं यूपी के अंदर। आप मुझे बोलने दो ना। जी जी जी। मैंने आपको ये कब कहा है कि भारतीयों को लाना प्राथमिकता नहीं है? नंबर 1, अपनी डिबेट को दोबारा डिवाइन करके सुनिए। मैंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन, जी नधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे, पहले दिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो सरकार कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ पूरी मजबूती शक्ति के साथ खड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेसर रागी ने जो बात कही है अभी कि राहुल गांधी, मुझे एक तो खुशी है कि प्रोफेसर रागी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को आजकल रात को दिन में सपने में राहुल गांधी नजर आने लग गए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जी आज मोदी जी की झूठ का पर्दाफाश करने में लग गए हैं। राहुल गांधी जी महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, किसानों से लेकर हर मुद्दे को उठा रहे हैं। आज आप डरे हुए हैं राहुल गांधी जी से, ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है। जी जी। प्रोफेसर रागी जवाब, प्रोफेसर रागी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? 40 सेकंड उनको सुन लेते हैं। डरे हुई है बीजेपी और आरएसएस, उस पर जवाब देंगे। समित पात्रा भी इस पर बोलना चाहते हैं, लेकिन आप 40 सेकंड प्रोफेसर रागी बोलिए। के अलावा इनके पास देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार जो है वो सरकार जो भी नीति अपनाएगी उसके साथ हम खड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार यदि नीति अपना रही है तो उसको आप बाहर पब्लिक में आकर के उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानता है, समझता है, पढ़ता है, वो आज भारत सरकार की सराहना कर रहा होगा। कल हमने देखा था कि पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की सरकार के बहुत कटु आलोचक हैं, लेकिन कल मैं उनको सुन रहा था एक चैनल के माध्यम के सहारे ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है इस विदेश नीति की। अभी आपके सामने एक आप ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जो लेकिन सरकार के सत्ता जो पर ही मुकेश शर्मा काबिज ने है। बोला कि राहुल ऐसी गांधी आपको स्थिति सपने में आते हैं इसलिए डरती है बीजेपी और आरएसएस। क्विकली उस पर जवाब। नहीं, देखिए देखिए प्रोफेसर आगे। देखिए देखिए ये तो होता क्या है ना कि आप जिस परंपरा में आप जी रहे होंगे, ये राहुल गांधी से डरने की जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि राहुल गांधी जितना देर तक राजनीति में रहेंगे कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का राहुल चल रहा है आपके दिमाग में, दूसरा है ही नहीं। आपको रात को दिन को राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। नहीं मुकेश जी, आप देखिए 40 पर हो गए, आजकल राहुल संघ गांधी बड़ी को परेशान है। आजमाते एक कहावत है, मैं वो नहीं कहना चाहता कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। मैं तो एक बात यदि कह आप दूं राजीव राजनीति जी? में आप चाहेंगे, वो बेचारे उसके लिए है ही नहीं। आप उनको जबरदस्ती गाइड के नायक की तरह जो है वो आप उनको महात्मा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, राजनेता बनाने की कोशिश में आप लगे हुए अहंकार हैं। मत करिए। वो फेल करेंगे। उनका मैं भी आपको याद दिलवा दूं, अब भाई जो 2 सीटें थी बीजेपी की सिर्फ लोकसभा में, 2 नहीं कर रहा, तो मैं इस अहंकार में मत रहिए। ठीक है, संबित जवाब देंगे। संबित में आपका वही हाल होने वाला है, 2 वाला ध्यान रखना आप। संबित डरे हुए हैं आप राहुल गांधी से। मार रहे हैं। ये तो तालिबान की चर्चा हो रही थी, तालिबान का जो डर था, खौफ था, लेकिन जवाब दे दूं। जी संबित पात्रा। मैं जवाब दे दूं। देखिए, तो अच्छी बात है, मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमारे सपने में राहुल गांधी चल रहे हैं। कहीं तो चल रहे हैं राहुल गांधी, चलिए सपने में ही सही, बाहर तो मार्केट में तो चल नहीं रहे हैं, सपने में तो कम से कम चल रहे हैं, तो मुबारक हो, अच्छी बात है, कहीं तो चल रहे हैं। देखिए, बाकी मुकेश जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत नाम है इनका दिल्ली में, बड़े लीडर हैं, मगर मैं भी जानता हूं मुकेश जी को, बहुत पुराना जानता हूं कि कम से कम 200-400 टन पत्थर रख के अपने दिल के ऊपर राहुल गांधी जी को डिफेंड कर रहे होंगे। मैं ये बहुत सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के नब्ज को पहचानते हैं। आपको क्या लगता है अमीश भाई कि मुकेश जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखिए, हम भी उनको एक ऑड पोजीशन में नहीं डालना चाहते हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको किसी प्रकार ऑड पोजीशन में डालें तो अच्छी बात नहीं होगी। खैर, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, सपनों के लिए ही छोड़ दिया जाए। मुद्दे पर आते हैं। देखिए अमीश भाई, पूरे विश्व में आप देखिएगा, कहीं भी कुछ विषयों पे कभी भी 2 मत नहीं होती है, विपक्ष और सरकार की। मुझे आश्चर्य हो रहा है, हर विषय पे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो जाए, अफगानिस्तान का विषय हो, सीरिया का विषय हो, ISIS का, इन सारे विषयों पे आप देखिएगा कि हमारे 2 मत रहते हैं। एक मत कांग्रेस का होता है, एक मत भारत की सरकार और भारत की जनता की होती है। आज कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान केवल इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अटैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं, हर विषय पे अटैक करना। अभी मुकेश जी ने कहा कि हम तो भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। मुकेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इससे अच्छा तो नहीं खड़े होना है। अगर खड़े होकर आप लोग ऐसी खरी खोटी रोज, ठीक है, मुकेश जी को मौका देना चाहिए, तो नहीं खड़े हो उससे अच्छा। ठीक है संबित, यू मेड योर पॉइंट। मुकेश जी, आपका वक्त है, बोलिए। देखिए, मैं संबित जी को ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी चूंकि इस देश के हर मुद्दे को उठा रहे हैं, छोटे मुद्दे से लेकर विदेश नीति से लेकर हर विषय पर वो बोल रहे हैं, जनता की आवाज को वो उठा रहे हैं। कोरोना को लेकर उन्होंने सबसे पहले चेतावनी भारत सरकार को देश में दी थी कि आप इंतजाम करिए, बुरे हालात हो जाएंगे, और वही बुरे हालात हुए देश के। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने फिर कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर पहले दिन कांग्रेस ने स्टैंड साफ किया था कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीति और नियत दोनों को साफ करें। ऐसा ना हो कि आप लटकाऊ करके, झटके मार के, और जो अपनी नीति को जब तक आप स्पष्ट रूप से लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। आपने अभी कहा कि आपने कहा राहुल जी ने विदेश में जाकर ISIS की समर्थन किया। एक सेकंड। अरे क्या नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर भारत की पिछली सरकारों की बुराई की? क्या वो देश की इज्जत की थी? क्या वो भारत की विदेश नीति का हिस्सा था? आप अपने राहुल जी ने ISIS की तारीफ नहीं करी है, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। मुकेश जी, जो आपने बोला राहुल जी ने ISIS की तारीफ नहीं करी है, कहीं उन्होंने ISIS के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ RSS को कंपेयर किया था। ओके, संबित पात्रा। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से मुकेश जी को सुना, वो बार बार डिबेट में कह रहे हैं राहुल गांधी जी देश का हर मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी देश जी, मैं दूंगा आपको किशोर जी मौका। ये बात सही नहीं, ये बात सही है, वो उठा तो रहे हैं, खड़ा तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खड़ा नहीं हो रहा है।
राहुल जी खड़ा तो करने की कोशिश कर रहे, खड़ा ही नहीं हो रहा है। उठाने की कोशिश करें, उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि मुद्दा वो है ही नहीं। चलो, वो आप मान रहे गलत हो, मुद्दों खड़ा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अरे बीजेपी एक्सेप्ट करेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब आप 2 सीटों पर पहुंच जाओगे। ओहो मुकेश जी, अभी तो पहले अहंकार छोड़ दो, कर लेते हैं। कब क्या ये देश महंगाई से त्रस्त है संबित भाई। मुकेश भाई अभी आप शांत हो जाइए, मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर लूं, फिर आप ही का मौका है, आप बोल लेना। देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अलग विषय है। मगर ये हकीकत है कि लंदन में राहुल जी ने कहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज इक्वल टू आरएसएस। मुस्लिम ब्रदरहुड को आरएसएस के साथ, ठीक है, पर वो विषय समित है। इंडियन किशोर तिवारी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किशोर जी 10 सेकंड, किशोर जी 10 सेकंड, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। देखिए अमित जी, जी सर, अभी 8,000 लोगों को लाने का प्रश्न है जी। और पहली बार ऐसा हुआ कि तालिबान को चाइना, रशिया और अमेरिका सबने पैसे दिया है, कहीं भारत के सुरक्षा में तालिबान बड़ा खतरा ना बन जाए। ये चीज को देखो, नीति नियत की बात की, लेकिन तालिबान की नीति नियत जी शुक्रिया आपका। मेरे पास समय ब्रेक का है, मैं ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। में वक्त है निष्कर्ष का। आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हमेशा हम सुनते थे कि अमेरिकन लाइव्स मैटर, ब्रिटिश लाइफ मैटर्स, लेकिन इंडिया लाइव्स आल्सो मैटर्स। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर भारतीय सुरक्षित तालिबान से निकलकर अपने घरों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार को जो करना हो वो करे। बाकी सियासत का तो काम है, वो अपने तरीके से अपना काम करेगी और वो होती रहेगी। लेकिन जवाबदेही अल्टीमेटली देश में शासन की रहती है, यानी सरकार की रहती है। नमस्कार, शुभ रात्रि। अगला शो डंके की चोट पर।